तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्राफ्टिंग विधि से आम के नए पौधे तैयार करना है आसान। सोलर पंप सेट लगवाएं, बिजली की समस्या से छुटकारा पाएं। किसान भाई आम का बाग लगाने के लिए पौधे नर्सरी से खरीद लाते हैं और नर्सरी वाले कभी कभी आम के पौधे की जिस प्रजाति का कहते हैं वो बाद में किसी अन्य किस्म के निकल आते हैं। इसी समस्या से बचने के लिए किसान ग्राफ्टिंग विधि से आम की मनचाही किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें इस कार्य को, इसकी जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी। यहाँ पे हम आम के काफ़ी सारे पौधे तैयार करते हैं, जिसमें हमारी मेन किस्में हैं दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, अम्रपाली। इसके अलावा जो नई किस्में हैं जैसे पूसा प्रतिभा है, पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिका और पूसा पीताम्बर, पूसा सूर्या, केसर, इनके भी पौधे हम अपनी नर्सरी पर तैयार करते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ, अगर आपको नर्सरी का काम शुरू करना है या फिर कोई नर्सरी तैयार करनी है फ्रूट्स के पौधों की, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी का एरिया, कैसी आप जगह सिलेक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी सूरज की रोशनी अच्छे से पड़ती हो, छायादार जगह ना हो, सूरज की रोशनी पड़ती हो, वहाँ पे पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी मिट्टी ऐसा भी ना हो कि पूरी चिकनी मिट्टी है या फिर पूरी रेतली मिट्टी है, तो आपको सैंडी लोम सॉइल का वहाँ पे होना चाहिए। और इसके अलावा आपके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, मार्केट से लगता हो, ताकि आपके काफ़ी सारे खर्चे बच सके। तो अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अभी जैसे फरवरी मार्च के अंदर हम अमरूद की ग्राफ्टिंग करते हैं, आम की भी ग्राफ्टिंग का यही समय है। ये जुलाई अगस्त में भी कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी मार्च में भी हम आम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे हम अपनी नर्सरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वेज ग्राफ्टिंग से काफ़ी सक्सेस मिली है, तो हम वेज ग्राफ्टिंग से ही पौधे तैयार करते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वह बाद में किसी अन्य प्रजाति की निकल आती है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए जो किसान बीज ग्राफ्टिंग विधि द्वारा नर्सरी पौधे तैयार करना चाहते हैं तो वह किस तरह से करें, इसकी नर्सरी तैयारी आइए जानते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी नर्सरी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं अपनी, तो आपके पास अपना मदर ब्लॉक और रूट स्टॉक ब्लॉक अपना होना चाहिए। मदर ब्लॉक का मतलब है जहाँ से आप कलमे लेकर आते हैं, और रूट स्टॉक का मतलब है जहाँ पे आप देसी तैयार करते हैं। जैसे आप देसी आम की गुठली लगाना चाहते हैं तो आपको देसी तैयार करना है, तो आप कहीं से भी गुठली लाकर ऐसे लगा दें तो वो ऐसा नहीं है कि प्योर देसी बन जाता है। तो वो देसी पौधे की गुठली हो तभी आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट और ग्राफ्टिंग के रिजल्ट मिल पाते हैं। तो रूट
रूट स्टॉक ब्लॉक आपका अपना होना चाहिए, जहाँ पे आप को श्योरिटी रहे कि मैं सही देसी पौधा तैयार कर रहा हूँ। साथ ही साथ जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है। मदर ब्लॉक का मतलब है जो जो वेराइटीज आप नर्सरी में तैयार करना चाहते हैं उन वेराइटीज के आपके पास ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बाग या ऑर्चर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर आपके वो लगभग 5 साल तक के पौधे से शुरुआत आप कर सकते हो। वहां से आप कलमे लेकर आए, उससे आपको एक तो ये श्योरिटी हो जाती है कि जो वेराइटी मैंने खेत में लगा रखी है वही मैं पौधा तैयार कर रहा हूँ, और फार्मर को भी फिर उससे क्लियरेंस रहता है कि हमें एग्जैक्ट वही वेराइटी मिल रही है। तो मदर ब्लॉक और रूट स्टॉक ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा फेक वाला काम नहीं रहता कि आप कोई और वेराइटी अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, आपको एग्जैक्ट गारंटी रहती है कि मैं दशहरी का अगर पौधा प्रोवाइड करा रहा हूँ तो दशहरी इस पे फ्रूट आया था और वो दशहरी ही मैं अपनी नर्सरी में पौधा प्रोवाइड करा रहा हूँ। आम के नए पौधे तैयार करने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। पौधे में चीरा लगाने के लिए एक चाकू, सिकेटियर कलमों को बांधने के लिए पॉलिथीन की जरूरत पड़ती है। ग्राफ्टिंग के लिए 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूलवृंत, यानी वे पौधे जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या पौधे से काट कर लाते हैं, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं, फिर मात्र पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 महीने पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको सांकुर डाली कहते हैं। इस शाखा के कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। जैसे हमारा 1 साल का देसी का पौधा होता है उसको हम ऊपर से काट देते हैं, उसके बाद उसमें सीधा कट लगाते हैं, और जो हम जो भी वैरायटी तैयार करनी है, जैसे आपको आज लंगड़ा के पौधे ग्राफ्ट करने हैं तो आप लंगड़ा की पहले से तैयार करी हुई कलम लेकर आते हैं और उसके ऊपर दोनों तरफ से वी कट लगाते हैं और उसको फिर देसी का जो कट लगाया था उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको उसको ग्राफ्टिंग टेप से बांध देना होता है, और आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपको उसके ऊपर कैप जरूर लगानी है, क्योंकि अगर आप कैप नहीं लगाते हो तो आप जो मौसम की गतिविधियां हैं, जैसे बारिश हो गई है तो कीट पतंगे उसके ऊपर ज्यादा अफेक्ट करेंगे, साथ में ह्यूमिडिटी नहीं बन पाएगी तो ज्यादातर यूनियन नहीं बन पाती है। काफी सारे फार्मर्स की ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे डिस्कस करते हैं हमसे कि हम ग्राफ्टिंग तो करके देखते हैं जी, ग्राफ्टिंग चल भी जाती है बट फिर भी वो ऊपर से काली पड़नी शुरू हो जाती है और हमारी ग्राफ्टिंग अच्छे से नहीं चल पाती। तो उसका एक ज्यादा ख्याल ये भी रखना है आपको कैप से कि आपकी अगर कैपिंग लगी हुई है उसके ऊपर तो आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, और साथ के साथ आपका कीट से भी प्रबंधन आपका उस टाइम पे नियंत्रण हो सकता है। साथ में आपका अगर कोई बारिश या कहीं भी कोई ड्रॉपलेट अगर उसके ऊपर रुक जाती है तब भी आपके बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको कैप लगाने का काफी खास ख्याल रखना है। मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी बाग लगाना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेटेड नर्सरी से आप पौधे लेकर जाएं, और अगर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो फार्मर को आप वही जो वैरायटी कहकर दे रहे हैं वही वैरायटी उनको अवेलेबल हो, ताकि उनका भी आगे लॉन्ग टर्म में फायदा हो सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप सोलर पंप सेट लगवा लें तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है सोलर पंप सेट, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर SK शर्मा से। बिजली की जो समस्या है आज हमारे प्रदेश में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा समस्या है। 4 घंटे से ज़्यादा हमें बिजली जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए, और साथ ही साथ बिजली की यूनिटों के जो रेट्स हैं वो भी अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि किसान के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। ये जो आप सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, अगर सोलर पैनल के साथ हम ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं जिसका कि खर्चा आपके अगर 10 किलोवाट के 10 HP की मोटर वाला अगर पंप भी आपके पास में मोटर लगाते हैं तो भी आपका मुश्किल से मुश्किल 4-5 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हो जाता है। और यदि बिजली आपके पास में इसके बाद भी बच रही है तो उसको पास के ग्रिड में आप बेच करके उससे भी लाभ कमा सकते हैं। सोलर पैनल का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप दिन में सूर्य के प्रकाश से, जो कि राजस्थान के लिए तो एक वरदान है कि हमारे यहाँ पूरे 12 महीने में से 8 महीने तक सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र रहता है कि बिजली बनाने की समस्या, कोई विशेष समस्या इस सोलर पैनल को आती नहीं है। इन 8 महीनों के दौरान रात्रि के समय, जैसा कि हम देखते हैं किसान भाई आधी रात के अंदर खेत के अंदर ही सिंचाई करने के लिए भागते रहते हैं। कभी उनको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, कभी रात को 10 बजे तक वो काम करते रहते हैं। रात का समय होता है, खेत के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी घटित हो सकती है। ये सोलर यूनिट यदि किसान भाई अपने यहाँ खेतों पर लगवाते हैं तो उन्हें न तो कोई रात के समय कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो दिन में अपना सिंचाई का काम आराम से कर सकते हैं। और अगर इसके साथ में बैटरियाँ हैं कि जिससे कि बिजली आपकी स्टोर होती है तो आप रात को भी अगर चाहें तो उसको काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली दिन में ही काम करेगा। और यदि आप बिना बैटरी के भी मान लीजिए इसको अगर चलाते हैं तो दिन के अंदर आपकी सिंचाई का काम ये कर सकता है। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और 10 HP तक के पावर का जो सोलर पैनल है वो किसान भाई अपने खेतों पर आराम से लगा सकते हैं। और अब तो इसकी तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग इसकी सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है।
यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की जो हमारी प्रचुरता हमारे यहाँ पर है, उसको हमें हमारे खेत में किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। आप बिजली बनाकर के घरों को रोशन भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ सिंचाई के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये इसके सोलर प्लेट के बहुत ज्यादा फायदे हैं और इनको आप काम आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ में आगामी दिनों में बादलों की आवाजाही की संभावना है। 6, 7 और 8 मार्च को 10 से 15 किलोमीटर की गति से हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी के आसार हैं। 3 दिनों में अधिकतम तापमान 23 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 15 से 73% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान सब्जियों और फसलों में चेपा आक्रमण की निगरानी करें। लगातार नमी की स्थिति गेहूं की फसल में पीली रोली रोग के लिए अनुकूल है। इस रोग से पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देता है। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल की 15 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव प्रथम झंडा पत्ती अवस्था और दूसरा बीज की दूधिया अवस्था पर करें।
चने को हरी सुंडी के प्रकोप से बचाने के लिए नीम सीड कर्नेल शत 5% या NPV का छिड़काव करें या रासायनिक कीटनाशकों में इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। चने की खड़ी फसल में जिंक सल्फेट 33% की 300 ग्राम मात्रा और यूरिया 1.5 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से फलियां बनते समय छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई मार्च महीने में कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीज का संग्रह करें। जायद मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, गंगा 1, K 851, MUM 2, गंगोत्री, सत्या और IPM 2-3 का चयन करें। बुआई से पहले बीज को फसल के विशेष राइजोबियम और फास्फोरस सेलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित अवश्य करें। फल बागों में डायबेक से पत्तियों पर भूरे बैंगनी धब्बे बन जाते हैं। टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती हैं और सूखकर गिर जाती हैं। इनके नियंत्रण के लिए रोगी भाग की कटाई छटाई के बाद ताम्रयुक्त कवकनाशी जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 3 ग्राम मात्रा या मैंकोजिब 75 WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। भिंडी की बुआई के लिए A4, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। भिंडी में जड़ गलन की रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। प्याज की फसल में पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अंतः परजीवी नाशक दवाएं नवजात गाय भैंस या भेड़ बकरियों को अंतः परजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशु चिकित्सक की सलाह से लीवर टॉनिक दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए दूध पूर्ण हस्त व मुट्ठी बांध कर निकालें। बछड़ों को उनके जन्म के 30 मिनट के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। ऊर्जा के लिए प्रत्येक पशु को अतिरिक्त 200 से 500 ग्राम दाना खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सेवक जिला भरतपुर के मनोज कुमार ने। आपने चौलाई की उन्नत तकनीक से खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। चौलाई पत्तियों वाली सब्जियों की प्रमुख फसलों में से एक है। ये एक गर्म मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। इसकी विभिन्न किस्में हैं जो कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। चौलाई की पत्तों व तनों को बहुत ज्यादा तत्वों के लिए जरूरी माना जाता है। कुछ पोषक तत्व, प्रोटीन, खनिज व विटामिन A और C के लिए मुख्य फसल है। चौलाई साग के लिए पहले हम खेत तैयार करने का बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि साग के लिए अच्छी और भुरभुरी मिट्टी चाहिए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2 से 300 क्विंटल गोबर की खाद फैला दें और रोटावेटर से जुताई कर खेत को भुरभुरी कर लें। और उसके बाद जब किसान भाइयों को लगे कि मेरा खेत ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से उसको समतल बना लें। और जहाँ तक बात है इसके बुआई का समय, तो मार्च से लेकर सितंबर तक इसका फेवरेबल महीना होता है। इस महीने के अंदर आप किसी भी समय आप खेत में डाल सकते हैं। चौलाई की खेती लगभग सभी प्रकार के वातावरण में की जा सकती है। रेतीली दोमट मिट्टी से दोमट व चिकनी दोमट भूमि जिसका pH मान 5 से 7 के बीच इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल जमाव वाले खेत में चौलाई की खेती नहीं करें। साथ ही खेत में जल निकास की सही व्यवस्था करें। बात करें रासायनिक उर्वरक की, तो प्रति हेक्टेयर नेत्रजन 40 किलो और कैल्शियम 80 किलो और पोटास 60 कीजिए। जिस समय आप खेत का बुआई करते हैं उस समय अच्छी तरह से मिला लें। हम बात करें प्रभेद की, तो पूसा किरण और
पूसा लाल चौलाई के नाम से जाना जाता है। और जो C1 और CO2 CO3 जो है ये कोयम्बटूर की वैरायटी है। और लोकल प्रभेद भी मिलते हैं जिनको किसान भाई अपने उपयोग में कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा चौलाई की अन्य किस्में भी हैं, जैसे अन्नपूर्णा दुर्गा, सुवर्णा, PRA1, PRA2 आदि। बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपाचरित बुवाई करें। बीजों को रेत या मिट्टी में मिलाकर 45 सेंटीमीटर पर कतार बनाकर बुवाई करें। और बहुत से किसान भाई जो हैं वो जो लाल चौलाई साग है उसका छिड़काव छिटुआ विधि से करते हैं। इससे सीड का बर्बादी होता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना है क्या, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारी बना ले और बीज में थोड़ा सा मिट्टी या बालू मिलाकर छिड़काव करें। इससे होता है क्या, जो पौधे की दूरी जो होती है सो 4 से 5 सेंटीमीटर बन जाती है। इससे पौधे स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर किसान भाइयों को ये लगे कि इसमें पर्याप्त नमी नहीं है बुआई के समय, तो किसान भाइयों के लिए है कि जब तक अच्छी सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा तो अच्छे फसल की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुआई के समय ध्यान दें कि सिंचाई अगर खेत में नहीं है, नमी कम है, तो उसको हल्का सिंचाई कर दें। और उसके बाद जब 15 से 20 दिन का पौधा होता है तो उसमें समय पर पानी देते रहें। चौलाई फसल की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। दरअसल खरपतवार में पाए जाने वाले कीड़े इसकी पत्तियों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और पैदावार में कमी आती है। इसके लिए बुआई के करीब 10 से 12 दिन बाद खेत में हल्की गुड़ाई कर दें। इसके बाद दूसरी गुड़ाई 40 दिन बाद करें। गुड़ाई करने के दौरान चौलाई के पत्तों की जड़ों पर हल्की मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। और ध्यान रहे कि जो किसान भाइयों को अगर चौलाई के साग के खेत से अगर दोबारा फसल लेना है, तब उसको 1.5 से 2 महीने के अंदर आप उसमें से जड़ से उखाड़ लें। और जो किसान भाइयों को अगर दोबारा फसल उसमें नहीं लेनी हो तो उसमें कम से कम 2 से 3 बार आप फसल काट सकते हैं। इसलिए इसके लिए सरल भाषा है कि जहाँ से वो गांठ निकलती है साग की, वहाँ से आप तोड़ लें और उसको मार्केट में भेज दें। यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो जहाँ से अगर साग तोड़ते हैं तो वहाँ से खट से टूट जाए, वहाँ से तोड़ लें। और इस तरह से आप 2 से 3 बार उसमें फसल ले सकते हैं। उसके बाद अगर सीड बनाना चाहते हैं किसान भाइयों तो उसको उसी तरह खेत में छोड़ दें। उसके बाद उसमें फूल लगेंगे, उसके बाद फूल के बाद उसमें सीड लगेंगे। इस तरह से किसान भाइयों अपना इससे बीज भी उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी बेनिफिट इससे पा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।